नमस्कार। आज मन बहुत आग है। लखनऊ से बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर आई है। लखनऊ में एक गेमिंग सेंटर में आग लग गई, 15 बच्चों की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ज्यादातर बच्चों की मौत दम घुटने के कारण हुई। आग पर काबू पा लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। जो बच्चे घायल हैं, योगी आदित्यनाथ ने उनसे मिलकर ये जानने की कोशिश की कि आग क्यों लगी, हुआ क्या था। पता लगा कि आग गेमिंग सेंटर के एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी और तेजी से फैल गई। क्योंकि नीचे जाने का रास्ता आग की लपटों के कारण बंद हो चुका था, इसलिए बच्चे छत की तरफ भागे, लेकिन छत के दरवाजे पर ताला लगा था, इसलिए बच्चे आग से बचने के लिए बाथरूम में छुप गए। लेकिन पूरी बिल्डिंग में धुआं ही धुआं भर गया, इसलिए बच्चों का दम घुट गया। कुछ छात्रों ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उन्हें ऊंचाई से गिरने के कारण गंभीर चोटें आई हैं। योगी ने कहा कि घायल बच्चों को बेहतर से बेहतर इलाज मिले। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है, सरकार उनके साथ खड़ी है, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। योगी ने कहा कि पूरे मामले की गहनता से जांच होगी। जो हादसे के लिए जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल है कि आग लगने के हादसे बार बार होते हैं, अलग अलग राज्यों में होते हैं, इसी तरीके से होते हैं। हर बार लोगों की जान जाती है, इसके बाद भी फायर सेफ्टी के रूल्स लागू क्यों नहीं होते। लखनऊ में जिस बिल्डिंग में आग लगी, क्या उसमें फायर डिपार्टमेंट से एनओसी लिया गया था? कुछ दिन पहले यूपी में सारी बिल्डिंग्स का फायर सेफ्टी ऑडिट कराया गया था, उसका क्या हुआ? इस बिल्डिंग की रिपोर्ट क्या थी? यह सब जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी यह बताता हूं कि फिलहाल लखनऊ में क्या हालात हैं, अपडेट क्या है। जिस बिल्डिंग का जिक्र मैंने किया, उसमें आज जब आग लगी तब दिन के करीब 2:30 बजे थे। ये बिल्डिंग लखनऊ के अलीगंज इलाके में है। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई। तीसरी मंजिल पर एक गेमिंग जोन था। यहां स्टूडेंट्स कोडिंग सीखते आते थे। जिस वक्त आग लगी उस समय इस गेमिंग जोन में करीब 2 दर्जन लोग थे। सब के सब आग की लपटों के बीच फंस गए। चीख पुकार बच गई। जो बच्चे कोडिंग सीखने आए थे, उन्होंने पेरेंट्स को फ़ोन करके आग लगने की बात बताई, लेकिन पेरेंट्स वहाँ तक पहुँचते उससे पहले ही आग बुरी तरह फैल चुकी थी। नीचे भागने का रास्ता बंद हो गया था। ऊपर छत पर जाने वाला गेट लॉक था, छत पर जाना पॉसिबल नहीं था। बच्चे घबराकर बाथरूम में छुप गए। कुछ लोग तो तीसरी मंजिल से कूद गए। हालांकि फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन जो आग लगी वो इतनी भयानक थी, हालात बहुत गंभीर थे, इसलिए फायर फाइटर्स की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। और जैसा मैंने आपको बताया कि अब तक 15 बच्चों की दम घुटने से मौत हो चुकी है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि जिस इमारत में गेमिंग जोन जैसा फायर प्रोन सेंटर चल रहा था, उस बिल्डिंग के पास फायर डिपार्टमेंट का एनओसी था ही नहीं। पुरानिया इलाके में जो दर्दनाक हादसा हुआ है अग्निकांड की वजह से, उस बिल्डिंग के ठीक सामने हम मौजूद हैं। और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फायर फाइटर्स हैं वो रात के अंधेरे में लाइट्स लगा करके भी रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो पूरा किया जा चुका है। बावजूद इसके बिल्डिंग में फ़िलहाल लगे हुए हैं सभी लाइट्स को लगा करके यहाँ पर देखा जा रहा है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में किसी भी तरीके की कोई ज़िंदगी ना बची हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इस बिल्डिंग को फायर की एनओसी नहीं प्राप्त थी। फायर की एनओसी नहीं थी, एंट्री और एग्जिट एक थे। कैमरामैन को बोलूँगा कि जरा एंट्री और एग्जिट पर नज़र लाएं। देखिए अभी भी जो एंट्री है वो आपको नज़र आ रही है, और किस तरीके से इसी एंट्री के ज़रिए लोग सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर जाते थे। और आपको सीढ़ियाँ नज़र आएंगी जो कि ऊपर लेके जा रही हैं, और इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए लोग नीचे आते थे। यानी कि एंट्री एक, एग्जिट एक, और इसी वजह से फायर विभाग की जो एनओसी भी थी वो भी इस बिल्डिंग को नहीं मिली हुई थी। और जब सेकंड फ्लोर में ऐसी भयावह आग लगती है,
स्टूडेंट्स के पास, लोगों के पास, यंगस्टर्स के पास, जिनकी उम्र कम है, जो अंदर काम कर रहे थे गेमिंग जोन में काम करने के लिए कोडिंग के तौर पर, उनको मौका नहीं मिलता है कि वो फ़िलहाल वहाँ से निकल सकें, नीचे आ सकें। जिन लोगों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई वो ऊपर से कूदे हैं, रस्सी लगा करके कूदे हैं। इस दौरान उनको पसलियों में चोट लगी है, हड्डियों में चोट लगी है और उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लखनऊ में जिस वक्त अग्निकांड हुआ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में थे। अलीगढ़ में आज उनके कई कार्यक्रम थे, रात को उन्हें अलीगढ़ में रुकना था, लेकिन जैसे ही उन्हें इस हादसे की खबर मिली वो अलीगढ़ में अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत लखनऊ वापस पहुंचे। हालांकि उन्होंने अलीगढ़ से ही डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को घटनास्थल पर पहुंचने का आदेश दिया। करीब 2 घंटे बाद योगी खुद मौके पर पहुंच गए, एयरपोर्ट से सीधे उस जगह गए जहां हादसा हुआ था और इसके बाद योगी ने हॉस्पिटल जाकर घायलों का हालचाल जाना, उनके परिवार वालों से बात की। इस दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक भी वहां थे। ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने परिवार वालों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। ऐसी जहाँ भी बिल्डिंगें हैं जहाँ बच्चे एकत्र होते हैं या जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है, वहाँ पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के वो सुनिश्चित किए जाएं और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारे लिए लेसन है और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और पीड़ित परिवारों को कोई जो भी आवश्यकता है हर संभव सहायता मिलेगी। ये घटना वास्तव में हमको अंदर तक तोड़ गई है। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मैं स्वयं संबंधित अधिकारियों को हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जहां आग लगी वहां सरकार की तरफ से सबसे पहले ब्रजेश पाठक ही पहुंचे थे। उनके सामने ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। उनकी आंखों के सामने 14 डेड बॉडी बिल्डिंग से निकाली गई थी। वहां का मंजर इतना भयावह था कि ब्रजेश पाठक की आंखों से आंसू निकल पड़े। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। डिप्टी सीएम थे, बिल्कुल उनके आंखों में देखिए ये थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो पूरी घटना की जानकारी दे रहे थे और देखिए खुद जो है भावुक हो गए, उनकी आंखों में आंसू आ गया है। सर जिस तरीके से ये घटना हुई है, छोटे बच्चे हैं, तत्काल ऐसे बिंदुओं की जांच की जाए कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो, कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे। जैसे मैंने आपको बताया, जब आग लगी उस वक्त गेमिंग जोन में करीब 2 दर्जन लोग थे। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह को यहाँ प्रभुजोत सिंह नाम के शख्स से मुलाकात हुई। प्रभुजोत ने बताया कि उनका बेटा 4 साल से यहाँ काम कर रहा था। अपने बेटे के फ़ोन पर रिंग तो जा रही है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। जी, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया था 2:36 के करीब कि भाई पापा मुझे बचा लीजिए, यहाँ आग लग गई है। तो उसके बाद हम लोग तुरंत जो है निकले हैं घर से। आलमबाग बस अड्डे के पास रहते हैं, वहाँ से यहाँ तक आने में जो भी हमें आधा घंटा लगा हो। तो रास्ते में जो है बच्चे के नंबर पे दूसरे वाले बच्चे से हमने कहा तुम जो है फायर ब्रिगेड को और पुलिस को फ़ोन करो, तो वहाँ से सूचना दी गई है और रास्ते में ओबी वैन मिली पुलिस की, तो उसको भी सूचित किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए तो देखें यहाँ रेस्क्यू काम चल रहा है। बेटा किस उसमें काम कर रहा था? हेड हॉपर्स स्टूडियो है, उसमें काम कर रहा था। गेमिंग जोन का गेमिंग आर्टिस्ट है। कितने लोग काम करते हैं उसके साथ? मेरे ख्याल 20-22 लोग काम करते हैं शायद। कितने लोग कुछ निकल पाए थे कि नहीं निकल पाए थे? मेरे ख्याल से 3-4 लोग तो बता रहे हैं कि हम लोग कूद के नीचे आ गए थे, तो नीचे खड़े हैं। समझे? कब से काम कर रहा बेटा यहाँ पे आपका? 4 साल हो गया। इस वक्त लखनऊ के अलीगंज में कैसे हालात हैं, इस पर एक अपडेट के लिए लखनऊ चलते हैं। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ हैं। विशाल, क्या बता सकते हैं आप हमें इस हादसे के बारे में? बहुत सारी डिटेल जो आपने शेयर की थी वो तो मैंने दर्शकों को बताई है, कोई और एडिशनल जानकारी आपके पास है?
रजत जी, इस समय हम उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर ये भयावह अग्निकांड हुआ है, जिसमें दर्दनाक तरीके से 15 मासूमों की, 15 यंगस्टर्स की मौत हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद यहां पर देश के जो रक्षा मंत्री हैं और लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह, वो आने वाले हैं, स्पॉट पर आएंगे, घायलों से जाकर के मुलाकात करेंगे। लेकिन इस दुखद हादसे में रजत जी, जो सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट चीज़ रही वो ये रही कि जान सिर्फ उन्हीं लोगों की बची जिन्होंने अपनी जान को उस दौरान जोखिम में डाला। और जिस बिल्डिंग के इस समय ठीक सामने मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर लाइट लगा करके इस समय फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो अभी भी, देखिए आप ऊपर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को कोई किसी तरीके की मौजूदगी ना बची हो, इसको इंश्योर करने के लिए अंदर मौजूद हैं। इन्हीं फर्स्ट फ्लोर से, इन्हीं सेकंड फ्लोर से जिन नौजवानों ने रस्सी पकड़ करके या बगैर रस्सी पकड़े अपने छलांग लगाई है, जिसके बाद उनके पीठ में चोट लगी है, किसी को पैर में चोट लगी है, किसी को फ्रैक्चर हुआ है, उनकी जान तो ज़रूर बच गई है। लेकिन जो यंगस्टर्स, जो नौजवान अपनी रोजगार के लिए यहाँ पर आते थे, उस गेमिंग जोन में कोडिंग का काम करते थे, कंप्यूटर और लैपटॉप पर बैठ करके, उनको ये मौका ही नहीं मिल पाया कि वो रिएक्ट कर सकें, क्योंकि जो आग थी वो भयावह रूप ले चुकी थी, जो आग थी वो बहुत ज़्यादा विकराल हो चुकी थी। और उस आग से जो धुआं निकल रहा था, वो धुआं इतना ज़्यादा निकल रहा था कि चंद संकटों में जिन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद किया बचाने के लिए उस आग से, उस धुएं से, जिन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया, वो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं लगा सके कि जिस चीज़ से वो बचना चाह रहे हैं, दरअसल वही उसके लिए कितना ज़्यादा जान जोखिम वाला काम होने वाला है। विशाल, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर जो छुपने की कोशिश आग लगी, उस बिल्डिंग में किसी तरह के इंतज़ाम नहीं थे, किसी तरह के सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं थे। लेकिन मैं आपसे दो चीज़ जानना चाहता हूँ। एक, आपने कहा कि इस बिल्डिंग के पास एनओसी नहीं था फायर डिपार्टमेंट का, और दूसरी बात ये कि इस बिल्डिंग में जो बाकी फ्लोर्स पर लोग थे उनका क्या हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर ये, क्योंकि जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे थे जहां खड़े होकर के समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर है, ये दोनों फ्लोर दरअसल जो पेट शॉप एंड क्लिनिक के तौर पर जानी जाती है। अभी भी देखिए इसका बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। जो लोग अंदर मौजूद थे, ग्राउंड फ्लोर पर जो लोग मौजूद थे, चूंकि उनके पास एग्जिट करने का सीधा सा रास्ता था, उनको सीढ़ियों पर नहीं जाना था, वो लोग नीचे उतर आते हैं। जो लोग बाहर की ओर खड़े हुए थे वो निकल आते हैं। लेकिन जो लोग अंदर रहते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, सेकंड फ्लोर में रहते हैं, सिर्फ जो लोग कूदते हैं, उनके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है अपनी जिंदगी को बचाने का, क्योंकि लोग दरवाजा बंद करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन स्मॉदरिंग होती है, इतना ज़्यादा धुआं पहुंच जाता है कि लोग सांस नहीं ले पाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद उसी समय उनकी जिंदगी की जो ऑक्सीजन होती है। विशाल, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, वो ये कि ये जो गेमिंग सेंटर है, कोडिंग का जो जगह है, कौन है इसका ओनर, कौन है इसका मालिक, उसके बारे में कुछ पता चला है? देखिए, हमारी प्रशासन से इस बारे में बातचीत हुई। उनका कहना है कि जो ओनर है वो प्राइवेट ओनर है और उन्होंने बाकायदा इसका लाइसेंस भी लिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये रेजिडेंशियल इलाका है सर, और आप बगल में देखेंगे तो जहां पर आपको दिखेगा एक बगल में कंप्यूटर्स की दुकान है, उसके ठीक बगल में जितने भी घर हैं वो सब रिहायशी इलाके हैं। रिहायशी इलाके में इस तरीके की अगर कॉमर्शियल कोई भी एक्टिविटी होती है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जो फायर के नॉर्म्स होते हैं उसको जरूर कंप्लीट करें। लेकिन यहां पर आप देखिए कि किस तरीके का संकरा रास्ता है जिससे पानी लगातार भी नीचे आ रहा है, यानी कि जो फायर के नॉर्म्स होते हैं वो पूरी तरीके से अनदेखी की गई। जो मोटरसाइकिल अंदर खड़ी हुई थी, किसी को भी मौका नहीं मिल पाया कि इन मोटरसाइकिल्स को लोग बाहर निकाल सकें, और सारी की सारी मोटरसाइकिल धू धू करके जलने लगी। यानी कि फायर के नॉर्म्स पूरी तरीके से उसको इंटरप्रेट किया गया। जो यहाँ पर नॉर्म्स होने चाहिए थे, जिनका पालन किया जाना चाहिए था कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से, उनका पालन नहीं किया गया। और जिन लोगों ने सेकंड फ्लोर पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू किया, फायर विभाग की तरफ से या लखनऊ विकास प्राधिकरण से इस बात को लेकर के ताकीद नहीं की गई कि अगर कोई भी इस तरीके का हादसा होता है जैसा कि आज हो गया, तो यहाँ से निकलने के यानी कि एग्जिट करने के क्या उपाय होंगे। विशाल, मैं ये समझता हूँ कि अब तक आप इस पूरे हादसे को रिपोर्ट करने बिजी थे। दो तीन चीजों का ध्यान हमको रखना है, दो तीन जानकारी आप हासिल करें। एक तो इसकी ओनरशिप किसकी थी, उनको जो क्लियरेंस दिया था, किस डिपार्टमेंट ने क्लियरेंस दिया था, और तीसरी बात यह कि अगर फायर डिपार्टमेंट ने इनको एनओसी नहीं दिया था तो ये इस बिल्डिंग में ये कैसे चल रहा था ये सेंटर। और थोड़े दिन पहले आपने रिपोर्ट किया था लखनऊ में सारी बिल्डिंग्स का फायर ऑडिट किया गया था, क्या इस बिल्डिंग का फायर ऑडिट हुआ था, उसमें क्या आया था? ये सारी जानकारी आप हासिल करिए, हम कोशिश करेंगे आपसे फिर से बात करने की। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लखनऊ में युवाओं की आग में जलकर मौत बहुत ही दुखद है,
उन माता पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी जिनकी जिंदगी की उम्मीद जलकर राख हो गई। ये बच्चे किस कदर तड़ तड़ कर मरे होंगे, ये सोचकर दिल कांप जाता है। जो नौजवान गेमिंग कोडिंग में इन्वॉल्व थे, उनका क्या कसूर था। ऐसी जगह ये कोचिंग सेंटर, ये गेमिंग सेंटर, ये कोडिंग सेंटर चलाने की परमिशन किसने दी, जहां से निकलने के रास्ते बंद थे। ऐसी बिल्डिंग्स को फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी कैसे दे दिया, और अगर परमिशन नहीं थी और अगर फायर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस नहीं था, तो गेमिंग कोडिंग का ये सेंटर, ये दुकान चल कैसे रही थी। सिर्फ इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, जहां जहां भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो खतरनाक हैं, उन्हें अपने आप इनको बंद करने के लिए कहना चाहिए। वो नहीं मानते तो फिर बुलडोजर से इनका इलाज करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं रामलला के चढ़ावे में चोरी के खुलासे के असर के बारे में। चढ़ावे की काउंटिंग के प्रोसेस में क्या क्या बदलाव हुए हैं। मेरी जानकारी यह है कि काउंटिंग के प्रोसेस में 50 लोग शामिल थे, उन सब को हटाकर अब नए लोगों को इस काम में लगाया गया है। स्टेट बैंक के टेलर्स, सुपरवाइजर्स और ऑडिट करने वाले भी बदल दिए गए हैं। प्राइवेट एजेंसी से जिन लोगों को हायर किया गया था, उसके पूरे के पूरे स्टाफ को चेंज कर दिया गया है। ट्रस्ट के जो भी लोग इस प्रोसेस में शामिल थे, उनकी जगह नए लोगों को निगरानी के काम में लगाया गया है। राम मंदिर के 35 दान पात्रों में जमा दान की गिनती पहले की तरह रोज 2 शिफ्ट में ही हो रही है, लेकिन अब चढ़ावे की गिनती करने वालों को ड्रेस कोड का पालन करना पड़ रहा है। अब काउंटिंग करने वालों को बिना जेब वाली ड्रेस पहनकर ही अंदर जाने की परमिशन है। काउंटर सेंटर में घुसते वक्त और बाहर निकलते वक्त सबकी फ्रिस्किंग हो रही है। दान पात्र से चढ़ावे की जो रकम निकाली जाती है, उन निकालने के प्रोसेस की वीडियोग्राफी की जा रही है। गिनती के बाद चढ़ावे की राशि को स्टेट बैंक में भेजने के वक्त पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है। जिन बॉक्सेस में भरकर चढ़ावे की रकम बैंक में पहुंचाई जाती है, उनमें अब एक के बजाय डबल लॉक लगाया जा रहा है। दोनों की चाबियां अलग अलग लोगों के पास रहती हैं। पहले एक लॉक होता था, एक चाबी होती थी, और बैंक पहुंचने से पहले ही रास्ते में चढ़ावे की रकम गायब कर दी जाती थी। लेकिन अब ऐसे प्रबंध किए गए हैं जिससे रास्ते में होने वाली चोरी की कोई गुंजाइश ही न रहे। राम मंदिर परिसर और काउंटिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया गया है। पहले सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती थी, इसलिए चढ़ावे में चोरी की जांच करने वाली एसआईटी के पास सिर्फ 45 दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। उससे पहले जो चोरी हुई उसके सबूत खोजने में एसआईटी को काफी मुश्किल हुई। अब यह व्यवस्था की जा रही है कि सीसीटीवी की फुटेज कम से कम 180 दिन यानी करीब 6 महीने तक सर्वर में सुरक्षित रहे। हालांकि रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में पहुंचने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन अब चढ़ावे की बाकायदा रसीद इशू की जा रही है। दान की पाई पाई का हिसाब रखा जा रहा है। अयोध्या पहुंचने वालों का तांता लगा हुआ है और चोरी को लेकर श्रद्धालुओं की राय अलग अलग है। हालांकि सबका यह कहना है कि भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। हम लोग दिल्ली से आए हैं, शर्मा फैमिली है। दान देने के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रसीद मिली है प्रॉपर, और ऐसा कोई भी मुझे तो ऐसा कोई वाकया नहीं दिखता जो ऐसा हो कि दान नहीं लग रहा है या पर्ची नहीं मिलती है एंड ऑल दैट। सब कुछ सारा का सारा नंबर 1 है, सब कुछ दिख रहा है, साफ हो रहा है। मैम, दान दक्षिणा के लिए जब यहाँ आए तो जिस तरह की खबरें चल रही, मन में कोई शंका थी, क्या सवाल थे? नहीं, हमारे मन में कोई शंका नहीं थी, और ये तो कुछ बात होती है और कुछ उड़ाई जाती है। हमारे मन में कोई शंका नहीं, हम तो श्रद्धा से आए हैं, श्रद्धा से किया है, बाकी जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पहले भी दक्षिणा दे चुके हैं, अभी आए तो आप पूरा फैमिली को लेके आए हैं, पूरा ग्रुप है हमारे साथ। तो दान दक्षिणा को लेकर मन में कोई शंका है जिस तरह से खबरें चल रही हैं उसके बाद? ऐसा हमारे मन में कुछ नहीं है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रभु श्री राम में आस्था है। हाँ, बस आस्था, हमको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दान दक्षिणा देते वक्त जब दान पेटी की तरफ हाथ बढ़ रहा है तो मन में क्या चल रहा है, खास तौर पर तब जब इस तरह की खबरें हैं, एक जांच चल रही है?
मन में थोड़ी शंका तो जरूर है, लेकिन सच झूठ का कुछ पता नहीं है, तो उस बारे में आपको कुछ मैं कह नहीं पाऊंगा। पहले श्योरिटी आ जाए, क्योंकि मैं लॉजिक में बहुत विश्वास करता हूं, उसके बाद ही मैं इस टॉपिक पे आपको कुछ बता पाऊंगा। मेरे मन में तो यही आस्था है कि जो गमन हुआ है, इतना सारा दान पेटी का गमन हुआ है, और सुन के अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी लोग यहाँ अपनी आस्था को लेके आते हैं और उनके आस्था के साथ दुर्व्यवहार हो और उन तो दुख होता है सर। जांच में जो एसआईटी के अफसर लगे हैं, जो सामने आया उसको देखकर वो भी चौंक गए हैं, हतप्रभ हैं। उन्होंने सरकार से कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है, बहुत पेचीदा है, इसकी तह तक जानने में वक्त लगेगा, इसलिए एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का खुलासा कैसे हुआ, चोरी कैसे पकड़ी गई, ये बात पहली बार 4 मई को सामने आई थी। यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में जहां काउंटिंग होती है, वहां काउंटिंग खत्म होने के बाद साफ सफाई का काम चल रहा था। सफाई कर्मचारी को काउंटिंग सेंटर में बने टॉयलेट से एक बैग मिला। इस थैले में सिक्के भरे हुए थे। कर्मचारी ने तुरंत इसकी जानकारी चंपत राय को दी थी। चंपत राय ने अपने लेवल पर तुरंत जांच की। जो लोग उस दिन काउंटिंग में थे, उनमें से 6 लोगों पर शक की सुई टिक गई। चंपत राय ने सिक्योरिटी ऑफिसर्स की मदद से आगे की जांच की, तफ्तीश की। लोकल पुलिस के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे। 6 लोगों के घरों में जाकर एक तरह से रेड की गई। जिस शख्स के घर में सबसे पहले लोग पहुंचे, उसके यहां 80 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ और उसने माना कि यह कैश उसने राम मंदिर के काउंटिंग सेंटर में काउंटिंग करते समय चोरी किया था। एक और व्यक्ति जो काउंटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व था, उसके घर जब पुलिस पहुंची तो कैश नहीं मिला, लेकिन उसने ये बताया कि वो हर महीने अपनी वाइफ के नाम पर बैंक में 2 लाख रुपए जमा कराता है और ये पैसे चढ़ावे में चोरी की गई थी। इस आरोपी ने अकाउंट से सारा पैसा निकलवाकर ट्रस्ट के हवाले कर दिया। एक तीसरे संदिग्ध से पूछताछ हुई, सख्ती से बात की गई तो उसने बताया कि उसके पास भी 50 लाख है और ये सारी रकम चढ़ावे में चोरी की है। उसने भी सारा पैसा वापस कर दिया। इस तरह ट्रस्ट ने 6 लोगों से काफी बड़ी मात्रा में रुपए बरामद कर लिए, लेकिन छोटे छोटे लोगों से बड़ी रकम मिली, इसलिए आशंका बढ़ गई कि इस खेल में और भी लोग शामिल हैं। और मेरा तो शक यह है कि जो 44 लोग काउंटिंग में शामिल थे पूरे प्रोसेस में, 44 के 44 लोग इस पाप में शामिल हैं। काउंटिंग पर निगरानी रखने के लिए एसबीआई ने जिन लोगों की ड्यूटी लगाई थी, वो सारे के सारे लोकल लोग थे, ट्रस्ट के लोगों की जान पहचान वाले थे। इन्हें ट्रस्ट के लोगों ने पर्ची देकर सिफारिश करके रखा था। ट्रस्ट के फाइनेंशियल मैटर्स को अनिल मिश्रा डील करते हैं, चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा करने तक, और ट्रस्ट के खर्चों का सारा हिसाब किताब अनिल मिश्रा देख रहे थे। इसलिए अनिल मिश्रा की भूमिका की काफी गहराई से जांच की जा रही है। यह सवाल भी पूछा जाएगा कि जब एक प्रोफेशनल सीईओ को अपॉइंट करने का प्रस्ताव और नाम आया था तो उसे क्यों रोका गया? जब मंदिर के हीरे जवाहरात के वैल्यूएशन और सेफ कीपिंग का काम मिंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया गया था, तो उन्हें काम क्यों नहीं करने दिया गया? मिंट कॉरपोरेशन से एग्रीमेंट को किसने अटकाया? बड़ी बात यह कि अभी तक तो सिर्फ चढ़ावे में पैसे की चोरी की जांच हो रही है, लेकिन अभी यह पता ही नहीं है कि रामलला को कितने आभूषण चढ़ाए गए थे और ये सारे गहने कहां चले गए। तमाम ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मंदिर के भूमि पूजन से लेकर अब तक रामलला को सोने चांदी के आभूषण अर्पित किए थे। किसी ने गहने दिए, किसी ने चांदी की ईंटें भेजी, किसी ने चांदी के खड़ाऊ, किसी ने चांदी के दीपक दान किए। अब ये सारे लोग जानना चाहते कि उन्होंने राम मंदिर के नाम पर जो दान दिया वो कहां है, कहीं उसकी चोरी तो नहीं हो गई। आज ऐसे कुछ लोग सामने आए, 1-2 लोगों की बातें मैं आपको सुनवाता हूं। जैसे मुंबई के राजू मनवानी हैं,
उन्होंने बताया कि राम मंदिर में 200 किलो चांदी दान की थी। राजू मनमानी सिंधी समाज के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया भर में बसे सिंधी समाज के लोगों ने मिलकर चांदी की 200 ईंटें इकट्ठा की थी और राजू मनमानी ने ये ईंटें राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को सौंपी थी। 26 जनवरी 2021 को अयोध्या में इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम हुआ था, तस्वीरें खींची गई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी। राजू मनमानी ने कहा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रामलला के दरबार में भी चोरी हो सकती है, इसलिए न तो उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट से इस दान की कोई रसीद मांगी और न ही उनको कोई रसीद दी गई। लेकिन जिन लोगों ने चांदी की ईंटें दान की थी वो अब राजू मनमानी से पूछ रहे हैं आखिर सिंधी समाज के इस चढ़ावे का हुआ क्या। ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया और दिल्ली में उनके घर पे जाकर उनसे मुलाकात की और हमारी इच्छा जताई और डेट हमने फिक्स की कि 26 जनवरी 2021 को हम ये पूरी 200 किलो चांदी जाके उन्हें देंगे। और इरादा था 100-150 का, लेकिन 200 तक पहुंच गए। तो 26 जनवरी को अयोध्या के परिसर में ही उनका कोई हॉल है जहाँ पे हम लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और करीब करीब 150 से 200 श्रद्धालु साथ में चले। 200 ईंटें दी, क्या उस वक्त क्या कॉस्ट रही होगी? उस वक्त तो करीब करीब 70 to 72,000 पर किलो थी, लेकिन आज देखते हैं तो 300 रुपया 3 लाख रुपया, करीब करीब 6 करोड़ का हो जाता है। खैर नहीं आओ, यहाँ पे कुछ भी लिखा पड़ी उस वक्त हुई नहीं, कुछ तो उन लोगों ने एंट्री की होगी कि भाई 200 ईंटें हैं। नथिंग, उन्होंने लिए, वो पूरे डब्बे थे, एक एक डब्बे के अंदर करीब 40-50 किलो चांदी थी। वो सारे डब्बे काउंट करके वही 200 ईंटें काउंट करके उनके लोग एक गोदाम कहीं रखने का स्टोर था वहाँ लेके चले गए थे। हमने कभी रसीद मांगी नहीं, कहा कि दान दिया है तो दान वो कहीं भी लगाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अभी ये जो रोज़ हम टीवी के ऊपर देखने लगे तो सबके दिल में ये लगा कि क्या हमारा दान सही जगह यूज़ हुआ है या मिसयूज़ हुआ है, वो जानने के लिए हम थोड़ा उत्सुक थे। हमने 2-3 बार कोशिश की चंपत राय जी से कांटेक्ट करने के लिए, उन्होंने कहा था जब होगा हम बता देंगे। कुछ हमें ये नहीं लगता कोई ये मिसयूज़ होगा या क्या, लेकिन अगर गया है तो हम ये जानना जरूर चाहेंगे अब कि ये हमारी श्रद्धा है जो श्रद्धा से दी गई थी, तो क्या उनको सही जगह यूटिलाइज किया गया है कि नहीं किया गया है, वो हम जानना चाहते हैं। दैट्स ऑल। राजू मनमानी जैसे बहुत सारे भक्त हैं और अब तो सब जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो दान दिया था उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने भगवान राम के लिए 3 किलो चांदी का एक दीपक दान किया था। उसके बाद उन्होंने अपने बिजनेस से जुड़े दूसरे लोगों को भी रामलला के नाम पर दान के लिए प्रेरित किया। 2 बार में 40 किलो से ज़्यादा चांदी इकट्ठी करके उसे राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के हवाले किया। अनुराग ने बताया कि उन्हें तो इस दान की रसीद भी मिली थी। कुछ दिन तक मंदिर में चांदी के इस दीपक का इस्तेमाल भी हुआ था, लेकिन बाद में वो दीपक दिखा नहीं। अनुराग ने कहा उन्हें नहीं मालूम कि चांदी का दीपक ट्रस्ट के पास है या नहीं, लेकिन जब से चढ़ावे में चोरी की खबर देखी है तो उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। हमने भगवान श्री राम जी को एक 3 किलो का दीपक बना करके आदरणीय चंपत राय जी की आज्ञा से वहाँ पे निवेदन किया उनका, और उन्होंने उस निवेदन को स्वीकार किया और हमने जाकर के मैंने और मेरी पत्नी ने यहाँ पर बैठ करके भगवान श्री राम जी के चरणों में बैठ करके यहीं पर उस दीपक को प्रज्वलित किया, वो अखंड ज्योत वहाँ पर। और जब प्रधानमंत्री जी वहाँ गए तो देखिए वो अखंड दीपक यहाँ पर स्थापित है। मैंने 10-10 ग्राम चांदी का आह्वान किया लोगों से कि मात्र 10 ग्राम चांदी अपनी आस्था प्रतीक के रूप में आप भगवान राम के घर में लगाने के लिए हमें समर्पित करिए। लोगों ने उसके बहुत अच्छे ढंग से लिया और 33 किलो 644 ग्राम चांदी हमारे पास प्रथम बार में एकत्रित हुई। हमने पूरा एक रिकॉर्ड बना करके कि कितनी इसकी प्योरिटी है, क्या इसका वजन है, कितना इसका रिकॉर्ड है, सब चीज़ मेंटेन करके हमने इसका इस निवेदन के साथ कि जब भगवान राम का न्यू पूजन हो तो उस न्यू में हम सबकी आस्था लगा दी जाए। लेकिन आज भी मुझे ये नहीं पता कि वो चांदी ट्रस्ट के पास उपलब्ध है आज की तारीख में या नहीं है। तो चूंकि एक मुझे आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बोला और मुख्यमंत्री जी ने बोला है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अगर बोला है तो कभी भी मुख्यमंत्री जी कोई ऐसी बात करते ही नहीं है। उन्होंने जो कहा है हमेशा किया है। प्रभु राम के मंदिर में करोड़ों लोगों ने अपनी अपनी श्रद्धा के मुताबिक दान पात्रों में रुपए, सोना, चांदी, जेवर चढ़ाए।
रामलला के मंदिर में डकैती डालने वालों ने ऐसे भक्तों की आस्था और विश्वास को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। जब तक एसआईटी की जांच पूरी ना हो, मुझे लगता है तब तक राम जन्मभूमि ट्रस्ट को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। ट्रस्ट का मैनेजमेंट एक अनुभवी सीईओ को देना चाहिए। किसी नए बैंक को दान की काउंटिंग और वैल्यूएशन का एक फूल प्रूफ सिस्टम सजेस्ट करने को कहा जाना चाहिए। उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाना चाहिए। पाप करने वालों को सजा मिले, पर भक्तों का विश्वास प्राप्त करने के लिए पूरी व्यवस्था को नए लोगों को सौंप देना चाहिए। इस मामले में किसी तरह की लीपापोती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। अब सियासत की खबरों का रुख करते हैं। आज उद्धव की शिवसेना के 6 सांसद सामने आए, खुलकर कह दिया कि अब वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। हालांकि ये तो पहले से साफ था कि उद्धव की पार्टी के 6 सांसदों ने उनका साथ छोड़ दिया है, स्पीकर के पास चिट्ठी भी भेज दी है, लेकिन ये सांसद सामने नहीं आए थे। आज ये सारे एमपीज एकनाथ शिंदे के साथ मंच पर प्रकट हुए और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी पूरे जोश के साथ कहा, ऑपरेशन टाइगर सक्सेसफुली खत्म हो गया, 6 टाइगर्स उनकी पार्टी में आ गए। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव और उनकी पार्टी के जो लोग उन्हें 4 साल से गालियां दे रहे हैं, अब उन्हें जवाब देना चाहिए। उद्धव को बताना चाहिए कि कोई विधायक या सांसद उनके साथ क्यों नहीं रहना चाहता। एकनाथ शिंदे ने कहा कि घर में बैठकर हुक्म चलाने से पार्टी नहीं चलती, सबके सुख दुख में साथ खड़े होना पड़ता है। यह सब करना उद्धव की बस की बात नहीं है। शिंदे ने उद्धव और उनकी पार्टी के नेताओं को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि उद्धव की पार्टी के नेता गाली गलौज कम कर दें, क्योंकि वो जितनी गाली देंगे उनकी पार्टी उतनी ही तेजी से डूबेगी। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस 2022 में पहले ऑपरेशन हुआ था। 2022 के बाद 40 एमएलए शुरुआत में थे। आज हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। क्रिकेट में क्या कहते हैं, षटकार, सिक्सर। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए। कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था। मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया। अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए, न कि जो जाते हैं उनको दोष देवे। सुबह गाली देते हैं और शाम को बोलते हैं अच्छे अच्छे। ये भी करके देखा उन्होंने, लेकिन ये केमिकल लोचा वाले लोग हैं। तो 2022 से गालियां देना है, दे दो। जितनी गालियां देते रहोगे उतने खड्डे में जाते रहोगे। जाओ खड्डे में। आपको याद होगा संजय राउत ने पार्टी का साथ छोड़ने वाले सांसदों को भद्दी गालियां दी थी। अरविंद सावंत ने उन्हें कमीना और नाली का कीड़ा बताया था। इससे उद्धव का साथ छोड़ने वाले सांसदों का इरादा और पक्का हो गया। मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट से चुने गए एमपी संजय दीना पाटिल ने कहा कि वो टिकट मांगने नहीं गए थे, उद्धव ठाकरे ने उनको बुलाकर उन्हें टिकट दिया था। वो अपने काम के दम पर चुनाव जीते हैं, इसलिए संजय राउत जैसे नेता उन्हें लेक्चर न दें। अगर उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं की जुबान पर लगाम नहीं लगाई तो उन्हें भी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मेरे घर के नीचे आके गाली देंगे, मैंने बोला था उधर आके माफी मांगने बोलो, मैं तुम्हारे साथ वापस मातोश्री चलता हूँ। ये कुछ नहीं हुआ। मैंने हर आदमी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को, बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दिया है। जिनकी लायकी नहीं है, मेरे को आदत है जूते सर, पैर के जूते सर पे लेने का, वो मेरी गलती हो गई। इसके लिए उनको बहुत मान सम्मान दिया। जिसकी लायकी नहीं है, जो विभाग प्रमुख बहुत मेरे खानदान पे जा रहे, मेरे पूरे परिवार पे जा रहे, अरे उनको 4, मेरे को तो कम से कम सब लोग के सामने भी गाली नहीं देते। इतनी तो हिम्मत नहीं, गाली देते तो मैं भी, मेरे को जो जानते हैं
हाँ, इन 6 एमपीज ने उद्धव ठाकरे का काम बहुत बढ़ा दिया है। उद्धव ने अब कहा कि जिन 6 सांसदों ने उन्हें धोखा दिया वो उन सबकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, जनता को उनकी हकीकत बताएंगे। 27 जून को यवतमाल से उद्धव के दौरे की शुरुआत होगी और इसके बाद वो वाशिम, हिंगोली, परभणी, धाराशिव और शिरडी जाएंगे। इनमें से ज़्यादातर इलाके वही हैं जहां के सांसदों ने उद्धव का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे का हाथ पकड़ा। लेकिन नोट करने वाली बात यह भी है कि सांसदों की बगावत के बाद अब उद्धव को विधायकों की टेंशन हो गई है। आज जिस वक्त एकनाथ शिंदे शिवसेना के बागी सांसदों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय उद्धव ठाकरे भी अपनी पार्टी के एमएलएज और एमएलसीज के साथ मुलाकात कर रहे थे, क्योंकि एमपीज तो बचे नहीं। लेकिन इस मीटिंग में उद्धव की पार्टी के 4 एमएलएज एब्सेंट रहे। उद्धव की शिवसेना के पास 20 एमएलएज हैं और 6 एमएलसी हैं, यानी 26 विधायक हैं। आज की मीटिंग में 22 ही आए, 3 एमएलएज और 1 एमएलसी गायब थे। लेकिन उद्धव की पार्टी के नेताओं का कहना है कि इन विधायकों ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाएंगे। मीटिंग में उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने इन विधायकों को एड्रेस किया, पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट रहने की अपील की। मीटिंग के बाद उद्धव तो मीडिया से बात किए बगैर निकल गए, लेकिन आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को पहले भी बहुत से लोगों ने धोखा दिया, लेकिन पार्टी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। धोखा देने वाले खुद ही खत्म हो गए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि अभी भी शिवसेना के जो सांसद बिक गए हैं, जनता उन्हें सबक सिखाएगी। बागी नहीं, डरपोक है और बिकाऊ है। जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद है वो चुन के आए थे उद्धव बाला साहब ठाकरे इनके चेहरे पे। जो वो चुन के आए थे वो महाविकास आघाड़ी और इंडिया अलायंस के चेहरे पे। वो जो चुन के आए थे वो भाजपा के खिलाफ आए थे, जिस भाजपा को इस देश का संविधान बदलना है। आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके। उनको 2/3 जो मेजोरिटी है वो ही प्राप्त करना चाहती है और ताकि देश में संविधान बदल सके, यही उनका लक्ष्य है। अगर पार्टी के 9 में से 6 एमपी साथ छोड़ देते हैं, इसका मतलब है उद्धव ठाकरे और एमपीज के बीच खाई बहुत गहरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सब के सब गद्दार हैं या सब के सब एमपीज ने पैसे लेकर पार्टी छोड़ी। एकनाथ शिंदे ने पहले भी उद्धव की सेना तोड़ी थी। उस टूट से उद्धव ठाकरे ने सबक नहीं सीखा और एकनाथ शिंदे को दूसरा मौका दिया। मैं ये नहीं कहता कि एकनाथ शिंदे दूध के धुले हैं, लेकिन उनको कारगुजारी करने के लिए जमीन उद्धव ठाकरे की कमी की वजह से मिली। आज महाविकास आघाड़ी के लिए एक और बुरी खबर आई। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 17 सीटों के लिए चुनाव हुए। महाविकास आघाड़ी को एक भी सीट नहीं मिली। 17 सीटों में से 16 सीटें महायुति ने जीती। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता। बीजेपी ने 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, सबके सब जीते। 2 उम्मीदवार एनसीपी के थे, दोनों जीते। एकनाथ शिंदे की पार्टी के 4 कैंडिडेट थे, 3 जीते। नासिक में शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार को एक निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने हराया, लेकिन गोकुल गीते बीजेपी के नेता हैं। ये सीट एकनाथ शिंदे की पार्टी को दे दी गई थी। इससे नाराज होकर गोकुल गीते ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत गए। अब मजे की बात है कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं को इस बात का कोई दुख नहीं है कि उनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी का एक उम्मीदवार तो कम से कम हारा। शरद पवार के एनसीपी के नेता रोहित पवार ने कहा कि नासिक के नतीजों से एकनाथ शिंदे को सबक लेना चाहिए। बीजेपी अभी उनका यूज कर रही है, बाद में साइडलाइन कर देगी। नासिक का एमएलसी का निकाल अगर देखो तो जो टाइगर का ऑपरेशन करने वाला उसका ही भाजपा ने वहां पे ऑपरेशन कर दिया। उनकी किडनी भी लेके गए, लीवर भी लेके गए, तब तक एकनाथ शिंदे साहब को कुछ पता नहीं चला। तो ये भाजपा जो पक्ष है उनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता, ये सिद्ध होने लगा है। डिलिमिटेशन तक डेफिनेटली एकनाथ शिंदे साहब का इस्तेमाल किया जाएगा, सांसद का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार डिलिमिटेशन का कायदा आ गया उसके बाद भाजपा को कोई भी सांसद की वहां पे जरूरत नहीं है। इसलिए ये जो भी अच्छा टाइम चल रहा है सिर्फ डिलिमिटेशन का लॉ लाने तक है, और उसके बाद जैसे अमित शाह जी ने बोला था एकला चलो हो जाएगा,
और अगर आप देखो तो दिल्ली वाले भाजपा के नेता दिखा रहे एकनाथ शिंदे साहब के साथ है, लेकिन महाराष्ट्र वाले जो भाजपा के नेता है वो ऑपरेशन एकनाथ शिंदे वहां पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब देखने के बाद मुझे यही लग रहा है एकनाथ शिंदे साहब को अभी पता चल जाएगा कि भाजपा के ऊपर विश्वास रख के कुछ फायदा नहीं है। महाविकास अघाड़ी के नेताओं की इस तरह की बातों से तो साफ है कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी तो मालूम है, लेकिन वो उसे देखना नहीं चाहते, पहचानना नहीं चाहते। अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय अगर कोई दूसरे की जीत की खामियां खोजे तो इसका कोई इलाज नहीं है। कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की सेना, शरद पवार की एनसीपी, सबकी मुश्किल यही है कि वो अपने गिरबान में झांकने के बजाय अपने हालात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हैं, और जब तक इस रुख में परिवर्तन नहीं होगा तब तक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का फायदा नहीं हो सकता। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल से आज दो खबरें आई हैं। पहली, आज शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया, और दूसरा, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं ने अब पार्टी पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में नेता विपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी ने आज पार्टी के विधायकों और पार्षदों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस को नए सिरे से मजबूत करने का प्रस्ताव रखा गया। पार्टी को चलाने के लिए 11 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है। एक प्रस्ताव पास हुआ जिसके जरिए अभिषेक बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस से सस्पेंड करने का फैसला हुआ। तय किया गया कि अरूप रॉय अब तृणमूल कांग्रेस की नेशनल वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट होंगे। इसके अलावा फिरहाद हाकिम, अरूप विश्वास, रतिन घोष और सबीना यास्मीन को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। महासचिव पद की जिम्मेदारी जावेद अहमद खान, बिप्लब मित्रा, ऋतुव्रता बनर्जी और संदीपन साहा को दी गई। आज की मीटिंग में मौजूद सभी विधायक, सभी पार्षद और बाकी नेताओं से लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया गया है, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस पर दावा करने के लिए ऋतुव्रत बनर्जी कानूनी रास्ते अख्तियार कर सकते हैं। इस मीटिंग में पार्टी के नाम और लोगों का इस्तेमाल किया गया। ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहिए। आने वाले समय में बहुत ही जल्दी राज्य कमेटी का गठन किया जाएगा। झार जिला का जिला प्रेसिडेंट, जिला अध्यक्ष हम लोग तैयार करेंगे, जिला कमेटी गठन करेंगे, हर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप तैयार होगा, और जो मीडिया पैनलिस्ट हमारा जो मीडिया में जाएगा, कल से ही मीडिया में हमारा पैनलिस्ट लोग जाएगा। हम पैनलिस्ट का नाम हम लोग ऐलान कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। कांग्रेस के अंदर ममता बनर्जी की क्या बार बार हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हम लोग चाहते हैं दीदी जो मार्गदर्शक का जिम्मेवारी निभाए, हमारा मार्गदर्शन करे। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने आज बजट पेश किया। नए फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दास गुप्ता ने 4,38,000 करोड़ रुपए का जो बजट पेश किया है, उसमें बीजेपी के चुनावी वादों को पूरा करने पर फोकस है। सबसे ज्यादा चर्चा हुई संग्राम भत्ता योजना की। इस योजना के तहत उन लोगों को हर महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे जिन्हें राजनीतिक विद्वेष के तहत जेल भेजा गया, जिन्हें झूठे केसेस में फंसाया गया। इसका मतलब हुआ कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार के वक्त बीजेपी की जिन कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, जिन्हें जेल जाना पड़ा, अब उन्हें बीजेपी की सरकार हर महीने 10,000 रुपए उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा बजट में ऐलान किया गया कि ममता बनर्जी के वक्त जो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही थी वो जारी रहेंगी। सरकार ने अन्नपूर्णा भंडार योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए रखे हैं। शुभेंदु अधिकारी की सरकार अगले 1 साल में खाली पड़े 1 लाख सरकारी पदों को भरेगी। इनमें 20,000 भर्तियां पुलिस में होंगी, जबकि 50,000 टीचर्स की अपॉइंटमेंट की जाएगी। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। आज के बजट में ऐलान किया गया कि भरोसा स्कीम के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा। कॉलेज जाने वाली जरूरतमंद छात्राओं को एक मुश्त 50,000 रुपए की मदद मिलेगी। बीजेपी ने चुनाव में सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का वादा किया था, उसे भी आज पूरा कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों का डीए 18% से बढ़ाकर
38% कर दिया गया। अगले 2 साल तक सरकारी नौकरियों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी। बंगाल में अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती यानी 6 जुलाई को सरकारी छुट्टी होगी। अन्नपूर्णा योजना से लेकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना के अंदर 21,000 रुपया देने के बाद और ड्रॉप आउट जो हायर एजुकेशन लेने के लिए हमारी बेटी बहन जिनका रुपया का जरूरत है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का जरूरत है, उनको वन टाइम 50,000 रुपया देने का प्राविधान भी है। नौकरी में हमारी गर्ल्स को, हमारी महिला का संरक्षण की घोषणा किया गया है और फ्री बस सर्विस जो सरकारी निगम है उसमें पिंक कार्ड चालू करने का भी डिक्लेयर है। ये सेवा 1 जून से चालू भी हो गया है। 20,000 टीचर, 50,000 पुलिस और 30,000 सरकारी जो वैकेंसी है इस फाइनेंशियल ईयर में उसको फिलअप करने का काम और यूपीएससी मॉडल फॉलो करके ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉयमेंट एडुकेटेड यूथ को देने का काम हम लोग कर रहा है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने अपने पहले बजट में मदरसा शिक्षा के बजट में जबरदस्त कटौती की है। सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग का बजट आधे से भी कम कर दिया है। पिछले साल ममता बनर्जी की सरकार ने माइनॉरिटीज के विकास और मदरसों के लिए 5,713 करोड़ रुपए का बजट रखा था। शुभेंदु अधिकारी ने इसे घटाकर 2,165 करोड़ रुपए कर दिया, यानी एक झटके में 3,548 करोड़ रुपए की कटौती। परसेंटेज में देखें तो कटौती करीब 60% की है। मुस्लिम संगठन और विरोधी दल सरकार के इस फैसले से नाराज दिखाई दिए। आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने कहा वो मदरसा शिक्षा के बजट में कटौती के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। पिछले सरकार ज्यादा से ज्यादा माइनॉरिटी के लिए बात किया लेकिन काम से ऐसा नहीं किया, तो नया सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ जो कदम उठाया, जो अर्थनैतिक भावे उनको जो दबाव रखने के लिए जो कोशिश किया, थोड़ा टाइम जाने दीजिए। नई विधानसभा के अंदर में बाहर में जहां मौका मिलेगी वो माइनॉरिटी के लिए मैं बात करने के लिए तैयार है। बात करें, रखेंगी, दबाव रखेंगी सरकार के पास। माइनॉरिटी के लिए फंड चाहिए, माइनॉरिटी के लिए डेवलपमेंट चाहिए। बंगाल विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतव्रत बनर्जी ने भी मदरसों के बजट में कटौती का विरोध किया। ऋतव्रत ने कहा कि अभी उन्होंने पूरा बजट नहीं पढ़ा है, लेकिन ज्यादातर चीजें तो ठीक हैं, 1-2 बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी हैं। इनकी डिटेल में जानकारी लेने के बाद विधानसभा में इस मुद्दे पर अपनी बात जरूर कहेंगे। 2 जो पहलू है उसको लेकर हम थोड़ा चिंतित है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अगर कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ये अगर नहीं रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, वो अगर होगा तभी पैसा नीचे जाएगा, लोगों के पास पहुंचेगा और लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। और जहां तक माइनॉरिटी सेक्टर का सवाल है, एक स्टिप कट है, वी विल बी अपोजिंग दैट स्टिप कट टूथ एंड नेल व्हेन वी पार्टिसिपेट इन द बजट डिस्कशन। ऋतव्रत बनर्जी का तर्क है कि जब तक सरकारी निवेश नहीं होगा तब तक पैसा आम जनता के पास नहीं पहुंचेगा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दास गुप्ता ने कहा सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो वेलफेयर पर भी खर्च करे और इंडस्ट्री में इन्वेस्ट भी करे। इन्वेस्टमेंट के लिए तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा और उनकी सरकार प्राइवेट इंडस्ट्री को लाने पर काम कर रही है। स्वपन दास गुप्ता ने कहा कि सिंगूर आंदोलन और टाटा फैक्ट्री के वापस जाने से बंगाल के प्रति इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हुआ है, इसे वापस लाने में वक्त लगेगा। सिंगूर के बाद की इंडस्ट्री यहाँ काम नहीं करेगा, इधर चल रहा नहीं, इनहॉस्पिटेबल टू इंडस्ट्री। तो ये एक माहौल तैयार करना पड़ेगा कि आइए इंडस्ट्री, वी आर प्रो बिजनेस। हमें बोला कि वी आर प्रो बिजनेस, ये कर, तो लोगों को लगेगा कि ये भाई मेरे बंगाल का तो लाल झंडा वाला स्टेट,
तो ये लाल झंडा वाला स्टेट का जो इमेज चला गया, ये में बहुत नुकसान हुआ है। तो अब लैंड पॉलिसी का अर्बन लैंड सीलिंग का इधर स्क्रैप करने का जो प्रयास चल रहा है, लोगों जो सिंडिकेट का और लैंड बैंक को लिए लेकिन पुलिंग टुगेदर जो वेस्टफुल लैंड जहां बंद हो गया इंडस्ट्री, ये सब एक एक करके करना पड़ेगा। बंगाल सरकार का एक और फैसला जिसे लेकर आने वाले दिनों में सियासत जरूर होगी, वो है संग्राम भत्ता। ममता सरकार के खिलाफ सियासी जंग छेड़ने और बदलाव के लिए लड़ने वालों को सरकार 10,000 रुपये हर महीने देगी। संग्राम भत्ता नाम की इस योजना का फायदा ममता के शासन के दौरान जेल गए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा सरकार 2021 में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ितों की भी मदद करेगी। हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों को सरकारी नौकरी या आर्थिक सहायता दी जाएगी। हैरानी की बात है कि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की पार्टी खामोश है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि शुभेंदु सरकार ने ममता सरकार की कई योजनाओं को आगे बढ़ाया है, ये अच्छी बात है। जो नई स्कीम्स आई हैं उनकी डिटेल्स समझने के बाद ही पार्टी उन पर अपना रिएक्शन विधानसभा में रखेगी। बहुत सारा स्कीम्स है, वो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसका शुरुआत ममता दीदी, ममता बनर्जी एक्स चीफ मिनिस्टर, उनका टाइम में हुआ था और भाजपा तब इसको विरोध किया था। तो ऐसा बहुत, ये गंगा सागर ब्रिज से लेकर यूथ का जो अलाउंस से लेकर ऐसे बहुत सारा स्कीम्स और अलाउंसेस है जिसका शुरुआत ममता दीदी ने किया था। आप देखिए अन्नपूर्णा जो स्कीम है उसके ऊपर लिखा हुआ है एलिजिबल जो है वो उसको मिलेंगे। ये एलिजिबल का क्राइटेरिया क्या है? लक्ष्मी भंडार तो सबका लिए था, तो एलिजिबल कौन है? बेनिफिशियरी की कम हो जा रहा है, तो ये तो देखना पड़ेगा पूरा। ममता के करीबी नेताओं की मुश्किल समझी जा सकती है। उनकी पूरी ताकत तो इस समय पार्टी का नाम, सिंबल, बैंक अकाउंट बचाने में लगी हुई है। इसलिए बजट पर तो शायद ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिला होगा। लेकिन कहना पड़ेगा कि शुभेंदु अधिकारी ने एक बैलेंस बजट पेश किया है। चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया गया है। ममता बनर्जी दावा करती थी अगर बीजेपी पावर में आई तो उनकी सारी योजनाओं को बंद कर देगी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की शुरू की हुई किसी योजना को बंद नहीं किया, और ये बड़ी बात है। शुभेंदु अधिकारी ने मदरसों के फंड को आधा करके मैसेज भी दे दिया कि सरकार किसकी है और किसके लिए काम करेगी। तो उनके बजट में इन्वेस्टमेंट भी है, बंगाल का विकास भी है और राजनीति भी। अब बिहार की बात करते हैं। आरा में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर का केस आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में बिहार पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, मामले की सीबीआई से जांच कराने का आदेश देने की मांग की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बिहार में भी इस मामले पर जबरदस्त सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर काफी प्रेशर है। पुलिस के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए प्रशासन ने एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर्स, एक एएसआई और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। बिहार पुलिस ने आज ये माना कि इस मामले में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर में गलती तो हुई है, लापरवाही हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने कहा कि अगर पुलिस के सामने कोई हथियार उठाता है तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर का हक है, लेकिन इस मामले में गलती हुई। सुधांशु कुमार ने कहा कि पुलिस 16 जून को पहली बार भरत भूषण तिवारी के घर पहुंची थी। उसी वक्त भरत भूषण ने पुलिस पर रिवॉल्वर तानी थी। अगर उसी वक्त पुलिस भरत भूषण को अरेस्ट कर लेती तो एनकाउंटर की नौबत ही ना आती। इसलिए उन पुलिस कर्मियों को आज सस्पेंड किया गया जो 16 जून को भरत भूषण के घर गए थे। लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में
एक SHO, 2 सब इंस्पेक्टर, एक ASI और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया है। जहां भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा वहां सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षार्थ गोली चलाती है, और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन है। ऐसा लग रहा है कि इस मामले में बिहार पुलिस बुरी तरह फंस गई है, क्योंकि 16 जून के बहुत सारे वीडियो सामने आ गए हैं। इन वीडियोज में दिख रहा है कि 16 जून को भरत भूषण तिवारी को पुलिस अरेस्ट करने पहुंची थी। तब भरत भूषण ने पुलिस पर तमंचा तान दिया था। उसने खुद को क्रांतिकारी बताया था और उस वक्त पुलिस डर कर लौट आई थी। 17 जून को पुलिस ने उसके घर की घेराबंदी की। तब भरत भूषण ने घर की छत से पुलिस पर फायरिंग की। परिवार वालों का कहना है कि इसके बाद भरत ने सरेंडर कर दिया था, अपनी पिस्तौल जमीन पर फेंक दी थी। भरत भूषण के माता पिता ने उसे समझा बुझाकर पुलिस की वैन में बिठाया था। इसका वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। इसके बाद भी पुलिस ने भरत भूषण को गोली मार दी। भरत की मां आशा देवी ने इस इलाके के डिप्टी SP को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों को फांसी देने की मांग की। भरत के भाई चंदन तिवारी ने कहा कि वो खुद स्पॉट पर मौजूद थे। सरेंडर करने के बाद उनके भाई को धक्का देकर नीचे गिराया गया और फिर गोली मारी गई। वहाँ पे मैं देखा था कि मतलब 100 लोगों की मतलब वहाँ फोर्स थी जो इनको चारों तरफ से घेरी हुई थी, और उसके बाद मतलब ये हथियार फेंकते लाइव देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ के जो SHO साहब हैं वो आए, इनके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, इतना सुनाई पड़ रहा था हम लोग को क्योंकि तेज आवाज में बात कर रहे थे कि भरत जी आपसे ये उम्मीद था कि आप सरेंडर कीजिएगा। इतना बात करते करते उनको मतलब बात में फुसलाया जा रहा था, और 20 मीटर ले जाने के बाद इनको अचानक धक्का दे दिया गया। धक्का देने के बाद उसके बाद फायर हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ मिला है सर? नहीं मिला है। सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, इसमें कोई जांच की जरूरत नहीं है। सब दिख रहा है, लाइव दिख रहा है वहां पे, इसमें जांच की क्या जरूरत है? एनकाउंटर के इस केस में अब जाति की सियासत भी होने लगी है। कल परशुराम सेना और करणी सेना समेत कई संगठनों ने कैमूर में प्रोटेस्ट किया, पुलिस पर एक्शन की मांग की। आज दिल्ली में बिहार पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। बिहार भवन के बाहर नारेबाजी हुई। बिहार पुलिस पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की गई। कल बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भरत के घर पहुंचे थे। आज खेसारी लाल यादव भरत भूषण तिवारी के परिवार से मिले। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता भी इस मामले में अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भरत भूषण तिवारी के साथ जुल्म हुआ है, अन्याय हुआ है, पूरा दोष पुलिस का है, इसलिए एक्शन होना ही चाहिए। जिस प्रकार से वहां पर परिवार के लोग सब लोग समझा रहे, आप उसको दबोच नहीं सकते थे। आप उसको दबोच के पकड़ लेते, गिरफ्तार कर लेते। एक दिन पहले की बात, घंटों हमारी SP से भी बात हुई टेलीफोन से। वो 19 तारीख को बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे लोग गए थे सर, 3 घंटा तक बातचीत किया है। तो जब 3 घंटा बातचीत किया उससे, तो आप उसको पकड़ कर क्यों नहीं गए, पकड़े क्यों नहीं? इसलिए मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से, ये इनकाउंटर तो पूरी तरह से फेक इनकाउंटर है। इनकाउंटर उसको कहा जाता है कहीं मुठभेड़ हो रहा है अपराधियों के साथ। नो, वो अपराधी था, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता था, मुठभेड़ नहीं है। पहली बात तो ये फर्जी मुठभेड़ का, पुलिस के कर्मी ने अगर उसको मुठभेड़ की संज्ञा दिया है तो वो पुलिस अपराधी है जिसने मुठभेड़ की संज्ञा दी। वो अपराधी है, वो हिंसक है, उसने हिंसा को बढ़ावा दिया है। जिस पुलिस कर्मी ने भी ये घटना किया है उसको अविलंब सस्पेंड करने के साथ साथ अब अविलंब उसका हथियार भी वापस लेकर के उसको जेल के अंदर डाल देना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाए। कहा कि बिहार पुलिस सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाने वाले का एनकाउंटर इस बात का जीता जागता सबूत है। मनोज झा ने कहा कि ये भरत तिवारी का नहीं
सच का एनकाउंटर है। एनकाउंटर सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता, सच का एनकाउंटर होता है। एक एनकाउंटर करके आप सच पे पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कोई क्रिमिनल भी है तो आपकी मंशा क्या होनी चाहिए? उस क्रिमिनल के नेटवर्क को ध्वस्त करना, उसकी समझ बढ़ाना, उसके पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी को कब्जे में लेना। एनकाउंटर करके आपने क्या किया? वाहवाही भी थपथपा ली। आप अपना मॉडल फलाने राज्य के फलाने मुख्यमंत्री जी से और 2-4 जगह तारीफ हो गई। हर एनकाउंटर सच पे पर्दा होता है, और अगर आप जुडिशियल इंक्वायरी, शायद आप दबाववश बस ये चाहेंगे कि उसमें कोई प्रभावित ना करे, क्योंकि देखिए छोड़ की दाढ़ी में तिनका। अगर एनकाउंटर सच होता आप सस्पेंशन नहीं करते। आज बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब लोगों को न्यायिक जांच का इंतजार करना चाहिए। वो भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, घटना जो भी हो, उस घटना में हम सब लोग अफसोस जाहिर करते हैं, और अफसोस जाहिर सिर्फ नहीं करते हैं, घटना के सच्चाई को पता लगाने के लिए बिहार की सरकार और सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायिक जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो इसमें घटना में संलिप्त रहेंगे किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। एनकाउंटर के जो वीडियो सामने आए हैं उससे इतना तो साफ है कि इस मामले में गलती पुलिस की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सीधे जहन्नुम पहुंचाने की बात कही थी। पुलिस ने उसको बिना सोचे समझे फॉलो किया। असल में बिहार पुलिस यूपी पुलिस की राह पर चलना चाहती है, लेकिन ज़्यादातर राज्य योगी के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसी चक्कर में गड़बड़ हुई। पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर करे, पुलिस पर हमला करने वाले क्रिमिनल्स पर गोली चले, इसमें तो गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ शाबाशी के लिए पुलिस इस तरह की हरकत करे, फेक एनकाउंटर करे, इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? अगर बिहार पुलिस यूपी के रास्ते पर चलना चाहती है तो उसे यूपी पुलिस जैसी ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए। आज ही उत्तर प्रदेश में बिहार के एक अपराधी लल्लन का एनकाउंटर हुआ। सहारनपुर पुलिस ने इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। बिहार से आज एक और बुरी खबर आई। कल पूरे देश में नीट का री एग्जाम हुआ, सिर्फ बिहार में गड़बड़ी की कोशिश हुई। रात की बात यह रही कि एग्जाम में गड़बड़ी करने वाले सारे आरोपी पकड़ लिए गए। लखीसराय जिले में नीट री एग्जाम के दौरान 9 स्टूडेंट्स की जगह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स एग्जाम देने पहुंच गए, लेकिन पुलिस की चौकसी से ये मुन्ना भाई पकड़ लिए गए। हुआ यह कि लखीसराय में नीट री एग्जाम के 4 सेंटर थे। इनमें से एक सेंटर से पुलिस को खबर मिली कि असली स्टूडेंट की जगह किसी और को एग्जाम सेंटर में एंट्री दी जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच हुई, पता चला कि न्यू जलपाईगुड़ी के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट किसी और की जगह नीट री एग्जाम देने पहुंचा। उससे पूछा गया तो पता चला जिस कंपनी को बायोमेट्रिक चेकिंग करने की जिम्मेदारी दी गई थी, उसके साथ साठ-गांठ करके एक्चुअल स्टूडेंट की जगह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट की एंट्री कराई जानी थी। पुलिस ने बाकी के सेंटर्स में भी इंक्वायरी की तो एग्जाम से पहले ही लखीसराय के 3 सेंटर से मेडिकल के ऐसे 9 स्टूडेंट्स पकड़े गए जो दूसरे छात्रों की जगह नीट का इम्तिहान देने लखीसराय पहुंचे थे। कोई रोहतक से आया था, कोई बनारस से, कोई मुजफ्फरपुर से। ये सब एग्जाम सेंटर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। वहां से हम लोगों ने 9 फर्जी अभ्यर्थियों को हम लोगों ने अपनी कस्टडी में लिया, जिसमें वे लोग किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह पर वो लोग आकर एग्जाम दे रहे थे, जिसको हम लोग कॉमन पार्लेंस में स्कॉलर कहते हैं। उसी के साथ वहां पे जो हम लोगों को एमओ समझ में आया, उसमें जो बायोमेट्रिक की टीम थी, उन लोग की संलिप्तता के साथ, उन लोग की मिलीभगत से, उन लोग ये जो स्कॉलर बच्चे हैं, इन लोगों को अंदर सेंटर पे एंट्री कराई जाती है और उन लोग को सेंटर में रूम में जगह देती है।
और इसके साथ साथ 2 सेटर थे जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन के दौरान 2 सेटर्स भी थे जिनको हमने गिरफ्तार किया, और एक ओरिजिनल कैंडिडेट भी सेंटर के बाहर मौजूद था, उसको भी हम लोगों ने अपनी कस्टडी में लिया। इसके अलावा टोटल 18 बायोमेट्रिक स्टाफ है जो कि इन 3 सेंटर्स पर मौजूद थे, इन लोगों को भी हम लोग के द्वारा गिरफ्तार किया। जांच में पता लगा कि जिस कंपनी को बायोमेट्रिक जांच का ठेका मिला था, दलालों ने उसी कंपनी से मिलीभगत कर ली थी। पुलिस ने बायोमेट्रिक कंपनी के स्टाफ के साथ 2 ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने 10 से 15 लाख रुपए लेकर एक्चुअल स्टूडेंट्स की जगह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वालों से एग्जाम दिलाने का ठेका लिया था। वहाँ पर फिर बायोमेट्रिक वाला भी पता चला वो अंदर घुसा कैसे, तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन चलने लगा, तो उसने फिर बताया कि वो बायोमेट्रिक वाला ने एंट्री किया, तो वो फिर बायोमेट्रिक वाले को पकड़ा गया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक उसमें लड़की थी जो कि BHU नर्सिंग की बता रही थी जी, और एक उसमें एम्स 3rd ईयर का लड़का बता रहा था शायद वो था, एक शाहदरा UCNS मेडिकल कॉलेज था वहाँ का था, एक पटना PMCH का बायोमेट्रिक जी हालांकि इन सेंटर्स पर बायोमेट्रिक जांच के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए गए लोगों के परिवार वाले उन्हें बेकसूर बता रहे हैं। कह रहे हैं उन्हें तो दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम पर लगाया गया है, उनका क्या कसूर। बायोमेट्रिक से फिंगर से द्वारा दिया गया है, जो ऊपर वाला संगीत जो है उससे बड़ा पदाधिकारी था, तो उसे स्टूडेंट लोग है, उससे बोला बेरोजगार हो तो चलो 500 रुपया देता हूँ, उससे बायोमेट्रिक करना है, उसे पकड़ के रखा हुआ। यानी निर्दोष लोग गया है? निर्दोष लोग है सब। स्टूडेंट है सर, कल भाई मेरा भाई है, तो पकड़ लिया, कल एग्जाम में सर दिक्कत हो रहा है, पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि जो निर्दोष को छोड़ा जाए, निर्दोष को छोड़ा जाए, दोषी को पकड़ा जाए। परीक्षा में शामिल नहीं हुआ था? नहीं, वो बायोमेट्रिक देना गया था। अच्छा, तो जो मुख्य रूप से जो है उसको पकड़ा जाएगा सर, जो दोषी उसको छोड़ा जाए। बिहार में जो हुआ वो चौंकाने वाला है। एंट्री गेट पर बायोमेट्रिक्स इसलिए लगाया जाता है कि सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स प्रवेश कर सकें, लेकिन बायोमेट्रिक स्टाफ बेईमानी पर उतर आए तो कोई क्या कर सकता है। जिसे पहरा देने का काम दिया वही चोरी करने लगे तो कोई भी सिस्टम कैसे काम कर सकता है। पुलिस ने इन चीट करने वालों को तो पकड़ लिया, लेकिन इनके आकाओं को पकड़ना भी बाकी है। उनके खिलाफ सॉलिड केस बनाया जाना चाहिए ताकि वो सजा से बच ना पाएं। जब तक ऐसे एग्जाम्पल सेट नहीं किए जाएंगे, जब तक बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ा जाएगा, तब तक ये बेईमानी और ये चीटिंग इसी तरह चलती रहेगी। अब बात रुद्रप्रयाग की। हेमकुंड साहिब यात्रा रूट पर नगरासू के गुरुद्वारे में 3 दिन पहले शुरू हुआ विवाद आज भी नहीं सुलझ पाया। इसके लिए अब सेना की मदद ली जा रही है। कुछ निहंग सिखों ने गुरुद्वारे की 3री मंजिल पर कब्जा कर लिया है। इनके पास कृपाण है, भाले हैं, तलवार है, कुल्हाड़ी है। पुलिस इन्हें समझा रही है, लेकिन ये किसी भी कीमत पर बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। 3री मंजिल पर मौजूद निहंग सिख हथियार लहरा रहे हैं और जब भी मौका मिलता है पुलिस पर पत्थर बरसाते हैं। आज पुलिस ने खाने के बहाने इन निहंग सिखों को नीचे बुलाया। 2 निहंग खाना लेने नीचे उतरे, तब पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस पर तलवार लहराई। किसी तरह पुलिस ने एक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा निहंग खाना लेकर वापस ऊपर चला गया। मौके पर अभी भी ITBP और पुलिस तैनात है। अब सेना को भी बुलाया गया है। इन लोगों ने पहले झगड़ा किया था इधर। किस तरह? वो लड़का है ना, इनके साथ जो लड़का है, उसने झगड़ा किया था। जब उसको समझाने की बात आई तो उसको समझाया, रुकाया वो, लेकिन फोर्स देखा उसने भी, फोर्स है। उसके बाद ये लोगों पर चढ़े गए तो हल्ला मचा दिया लोगों। कितने लोग हैं ये? पहले 7-8 लोग थे, अभी 2 तो निकल गए, 6 रह गए। अभी खाना वो खुद ही लेने आए थे नीचे। खुद लेना दिया तो हो आप लोगों ने? नहीं, जो ऑफिसर था ना, तो उन लोगों ने बुलाया था नीचे किसी बहाने से भी। तो इन लोगों ने तलवारें भी लहराई है नीचे पे? तलवारें भी लहराई है जब खाना लेने आए थे ये। जब ये नीचे पहुंचे तो यहाँ पे पुलिस के जवानों ने पकड़ने की कोशिश नहीं की? पूरी कोशिश की उन लोगों ने, वो पकड़ नहीं पाए क्योंकि उन लोग तलवार घुमा रहे थे, ऊपर से वो रोड़े फेंक रहे थे। इनने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, फोर्स ने। ये विवाद शनिवार को शुरू हुआ था।
निहंग नगरासू गुरुद्वारे पहुंचे। इस दौरान सेवादारों से निहंग सिखों का विवाद हुआ। निहंगों ने हंगामा किया। इसके बाद सेवादारों ने पुलिस बुला ली। पुलिस को देखकर निहंग और भड़क गए। 8 निहंग गुरुद्वारे की तीसरी मंजिल पर चढ़ गए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस का कहना है कि 16 जून को कर्णप्रयाग में पार्किंग को लेकर निहंगों का लोकल लोगों से विवाद हुआ था। उस मामले में पुलिस ने 4 निहंगों को अरेस्ट किया था। ये लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। एसपी निहारिका तोमर ने कहा कि श्रद्धालुओं को बंधक बनाने की बात अफवाह है। न हेमकुंड साहब की यात्रा रुकी है, न ही नगरासू गुरुद्वारे पर किसी का कब्जा हुआ है। आईटीबीपी और पुलिस के जवान मौके पर मौजूद हैं। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें। किसी भी धार्मिक स्थल पर झगड़ा हो, मारपीट हो, पत्थर चलाए जाएं, हथियार लहराए जाएं, ये शोभा नहीं देता। गुरुद्वारे में ऐसा क्यों हुआ? निहंगों और सेवादारों के बीच टकराव की असली वजह क्या है? इसकी डिटेल आना भी बाकी है। अब तक पुलिस ने इस मामले में बैलेंस बनाए रखा है, समझदारी से काम किया है। ऐसे मामलों में बातचीत करके समझा बुझा का रास्ता निकाला जाए तो हमेशा बेहतर होता है। अगर कोई आपको आपके पैसे डबल करने का लालच देता है तो ज़रा सावधान हो जाइए। यूपी के अमरोहा में एक मौलाना ने 3 दिन में पैसा डबल करने का लालच देकर बहुत सारे लोगों को चूना लगाया। लालच में फंसकर लोगों ने अपनी ज़मीन बेचकर सारा पैसा मौलाना को दे दिया और मौलाना पैसे लेकर चंपत हो गया। हुआ यह कि अमरोहा के मौलाना ने अपने चेलों के जरिए यह अफवाह फैलाई कि उसे तंत्र मंत्र से पैसा डबल करने की ट्रिक आती है। वो 3 दिन में पैसा डबल कर सकता है। कोई 100 रुपए दे, 3 दिन बाद 200 ले जाए। इस चक्कर में कुछ लोग फंस गए। आकाश नाम के शख्स ने मौलाना को पहले 10,000 रुपए दिए। 3 दिन बाद मौलाना ने आकाश को 20,000 रुपए वापस कर दिए। डबल हो गए। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। कभी 50,000, कभी 1 लाख रुपए मौलाना आकाश से लेता रहा। 3 दिन का पैसा डबल करके उसे वापस भी करता रहा। आकाश को लगा कि मौलाना वाकई में कोई जादूगर है और वो कुछ ही दिनों में करोड़पति बन सकता है। आकाश ने अपनी 32 बीघा जमीन बेच दी। 1,80,00,000 रुपए मौलाना के हवाले कर दिए। मौलाना की आंखों में तो चमक आ गई। उसने नोटों की गड्डियां एक बॉक्स में भरी और आकाश की मौजूदगी में ही तंत्र मंत्र शुरू करने का नाटक किया। आकाश को यकीन हो जाए इसलिए मौलाना ने उससे वीडियो भी शूट कराया। नोटों के बंडल्स की आरती उतारी, कुछ मंत्र पढ़े। काला चश्मा लगाए जो शख्स आरती लेकर मंत्र पढ़ने का नाटक कर रहा है, यही ठगी करने वाला मौलाना है। गड्डी उठा के दिखाना जरा। गड्डी उठाओ। लो चिराग रख दो। चिराग रख दो। हाँ लो 1 मिनट। लो पकड़ो। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया माल है, बहुत बढ़िया। उठा के दिखाऊं? हाँ दिखाओ। लो मेरे हाथ में दो जरा, एक गड्डी उठाओ जरा। जो भी आ जाए हाथ में वो दिखा दो, दे दो हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। लो वाह भाई वाह, ये देखो भाई साहब ओरिजिनल माल है, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल। ये देखो, ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल माल। लो भैया, बेहतरीन मामला हो गया एकदम, बेहतरीन है। ईमानदारी से मजा आ गया भाई, पूरा सारा काम फाइनली हो गया। लो जी लो, रख दो भाई, पकड़ो। इस शख्स ने आकाश को यकीन दिलाया कि अब जल्दी से जल्दी काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो आकाश को 3.5 करोड़ रुपए लौटा देगा। आकाश घर चला गया। मौलाना उसका पैसा हजम कर गया। दोगुना तो दूर, जो पैसा उसने दिया था वो भी नहीं मिला।
अब आकाश पुलिस के चक्कर काट रहा है, मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और अपनी रकम वापस दिलाने की मांग कर रहा है। जाने वाला मैं आपका फतरपुर का, उसने मुझसे पैसे ले लिए। कितने रुपए लिए? 1 करोड़ से लाख। किस बेस पे आपने पैसे दिए थे? पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए थे। तुम्हें किसने मिलवाया था उसमें? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे, न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर के पास है, मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके, और फिर इसी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेता रहा। और मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या कर। तुम्हें पैसे ऑनलाइन दिए, कैश दिया? मैंने ऑनलाइन दिए हैं 35 लाख। अच्छा, बाकी कैश दिया। टोटल कितने रुपए दिए? 1 करोड़ 80 लाख। अब क्या हुआ? अपने पैसे वापस मांगे, क्या करें आप? अब मैं अपने पैसे वापस लेने गया तो वो मुझे यहीं मिल गया था। मुझे तमंचा दिखाया और बहुत जान से मारने धमकी। पैसा डबल करने का लालच देने वाले बहुत मिल जाते हैं। वो पहले एक छोटे अमाउंट को डबल कर देते हैं। जब लालच में आकर कोई बड़ा अमाउंट ले आता है तो ये लुटेरे गायब हो जाते हैं। इस मामले में जितना कसूर मौलाना का है, उतना ही कसूर लालच में आकर पैसे डबल कराने वाले का भी है। जो लोग बिना मेहनत के जादू टोने से पैसा डबल कराना चाहते हैं, वो भी कम दोषी नहीं है। इसलिए सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, लखनऊ में जिस अग्निकांड का जिक्र मैंने शुरू में किया था, जिसमें 15 नौजवानों की मौत हो गई है, उसकी जांच के लिए योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी गठित की है। 2 मेंबर्स की टीम पूरे मामले की जांच करेगी और एसआईटी को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि इस अग्निकांड में 15 नौजवानों की मौत हुई है और ये मामला बहुत ही गंभीर है। रीलबाजी और बेलगाम रफ्तार और सोशल मीडिया पर लाइव की सनक जिंदगी पर कैसे भारी पड़ने लगी है, इसकी दर्दनाक तस्वीरें आज ठाणे से आई। ठाणे से 3 नौजवान एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। मुंबई वडोदरा हाईवे पर उन्होंने अपनी BMW को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ाया और मोबाइल फोन से सोशल मीडिया पर इसका लाइव टेलीकास्ट करने लगे। ओवर स्पीडिंग की वजह से कार कंट्रोल से बाहर हो गई, डिवाइडर से टकराई और टक्कर के बाद गाड़ी 200 मीटर तक उछली। कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। इंजन हादसे वाली जगह से करीब 30 मीटर दूर जाकर गिरा। गाड़ी में सवार 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि गाड़ी में सवार लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए। बॉडी पार्ट्स 500 मीटर के दायरे में बिखरे हुए मिले। रील के चक्कर में एक्सीडेंट होने और जान जाने की कोई पहली घटना नहीं है। रील बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको लेकर ऐसा पागलपन नहीं होना चाहिए कि आपकी जान चली जाए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में ब्रिक्स देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग होगी। ईरान के NSC भी इसमें शामिल होंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर कल मंगोलिया और साउथ कोरिया के दौरे पर जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शेषावतार मंदिर पर शिखर पर धर्म ध्वजा चढ़ाई जाएगी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कल पद्म पुरस्कार देंगी। क्रिकेटर रोहित शर्मा, सिंगर अलका याग्निक जैसी हस्तियों को कल पुरस्कार दिया जाएगा। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 8:30 बजे होगी।